ठाकुर रघुवीर सिंह नाम गांव में डर का कहर था। उनकी बड़ी हवेली जो गांव के बीचों बीच शान से खड़ी थी, मानो हर किसी पर हुकूमत चला रही हो। ये हवेली सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं थी, बल्कि ठाकुर की क्रूरता और लालच का जीता जागता सबूत थी। एक तपती दोपहर में हरिया, जो सालों से अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता आ रहा था, सुनती हो गौरी, इस बार हमारा फसल अच्छा नहीं हुआ है, जिस कारण हम लगान नहीं चुका पाएंगे और ठाकुर जी हमसे बहुत अधिक लगान लेंगे। क्यों ना हम ठाकुर जी के पास जाकर लगान की कुछ राशि को कम करवा लें? आपको पता ही है कि जमींदार ठाकुर की कहर इस गांव में कितने हैं। वो लगता नहीं है कि लगान को कम करेंगे। उनके पास जाना या ना जाना बराबरी है, लेकिन आप कह रहे हो तो मैं आपके साथ चल लेती हूँ। अपनी पत्नी गौरी के साथ ठाकुर रघुवीर सिंह के दरबार में हाजिर हुआ। उसकी आंखों में चिंता की गहरी लकीरें थीं। ठाकुर साहब, माए बाप, एक बात कहनी थी। ठाकुर साहब, इस बार बारिश कम हुई है और फसल भी ज्यादा नहीं हुई, कर्ज कैसे चुकाएंगे? चुप, अपनी रट लगाए हुए हो। कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे जमीन बेचो चाहे जान। पर साहब, इतनी कम फसल में? ज्यादा अक्लमंदी मत दिखा। जमीन मेरे नाम पर होगी और कर्ज भी मेरा ही रहेगा, यही डील है। हरिया का चेहरा पीला पड़ गया। ठाकुर रघुवीर सिंह की चाल हमेशा ऐसे ही होती थी। वे किसानों को भारी कर्ज में फंसाकर उनकी जमीनें हड़प लेते थे। घर लौटकर हरिया और गौरी आपस में बात करने लगे। तभी गौरी की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, अब क्या होगा? चंदन की पढ़ाई भी तो चल रही है। क्या करूं, हिम्मत ही नहीं होती ठाकुर साहब से फिर से बात करने की। तभी चंदन, जो कॉलेज से लौटा था, अंदर आया। उसने अपने माता पिता की उदास शक्ल देखी। क्या हुआ माँ पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं? अरे बेटा, तू क्या समझेगा, जमीन जाने का खतरा है। ठाकुर दयाल ने फिर वही चाल चली है। क्या फिर से? उन्होंने हमारे बाप दादा की जमीन को भी इसी तरह हड़पा था। अब मैं उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। चंदन के मन में ठाकुर रघुवीर सिंह के खिलाफ गुस्सा और नफरत भर गई। उसने ठान लिया था कि वो अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेगा। गांव के कुछ लोग चौपाल पर बैठे अपनी अपनी समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे। पंच भी वहीं मौजूद थे। देखो, ठाकुर रघुवीर सिंह बर्दाश्त से बाहर हो गया है। हाँ पंच साहब, मेरी भी जमीन का एक टुकड़ा उन्होंने यूं ही हड़प लिया। मेरे बेटे को उसने खेत में काम करने के लिए रखा और मजदूरी का एक पैसा नहीं दिया। तभी चंदन वहां पहुंचा। उसके तेवर झलक रहे थे। पंच साहब, आप लोग कब तक चुप बैठेंगे? कब तक ठाकुर रघुवीर सिंह हमें लूटता रहेगा? बेटा, हम करें तो क्या करें, वो इतना ताकतवर है। हमारी एकता से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। हमें मिलकर आवाज उठानी होगी। चंदन की बातों में एक जोश था जिसने वहां बैठे लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगली सुबह चंदन अपने पिताजी के साथ ठाकुर रघुवीर सिंह से मिलने पहुंचा। इस बार उसके साथ गांव के कुछ और लोग भी थे। ठाकुर साहब, आप हमारी जमीन पर कर्ज का बोझ क्यों डाल रहे हैं? अरे हरिया, तुम्हें ये सब कौन सिखा रहा है? ये लड़का? ठाकुर साहब, ये लड़का नहीं, आपका अन्याय है जो बोल रहा है। हमने आपके कर्ज का हिसाब मांगा है। हिसाब? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आपने सालों से हमसे जो कर्ज लिया है उसका पूरा हिसाब दिया जाए। ब्याज कितना है, मूलधन कितना है, सब साफ होना चाहिए। क्या तुम मुझे सिखाओगे क्या करना है और कैसे करना है? ठाकुर रघुवीर सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके खिलाफ इस तरह खड़ा होगा। फिर वो सब घर चल गए और वकील और रघुवीर सिंह वकील के दफ्तर में पहुंचे। वकील साहब, उस हरिया का लड़का चंदन ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। हुजूर, उसने कर्ज के हिसाब की बात की है। हिसाब? मेरे पास कोई हिसाब नहीं है। बस उसे डराओ, धमकाओ, जमीन पर कब्जा करो। जी हुजूर, मैं देखता हूँ। वकील ने अपनी चालें सोचना शुरू कर दिया। वो जानता था कि ठाकुर रघुवीर सिंह के लिए कुछ भी करना उसके बिजनेस का हिस्सा था। चंदन ने गांव के लोगों को पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा किया।
दादी भी वहां मौजूद थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बेटा चंदन, तू ठीक कह रहा है। ठाकुर ने हमारे पुरखों को भी खूब सताया है। दादी, हमें आशीर्वाद दो। हमें कुछ ऐसा करना है कि ठाकुर का जुल्म हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आशीर्वाद तो है ही बेटा, पर ये भी याद रखना, जुल्म का अंत हमेशा अनपेक्षित तरीकों से होता है। हम एक पंचायत बुलाएंगे, ऐसी पंचायत जिसमें गांव के बाहर से भी लोग आएंगे। हम अपनी बात रखेंगे। चंदन की बातों में एक नया आत्मविश्वास था, जो दादी की बातों से और गहरा हो गया था। पंचायत का दिन आ गया था। दूर दूर से लोग आए थे। ठाकुर रघुवीर सिंह भी अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद था। ये सब क्या है? ये पंचायत किसने बुलाई? ठाकुर साहब, ये सब गांव वालों की मर्जी से हो रहा है। ठाकुर साहब, ये पंचायत हमारे कर्ज के हिसाब के लिए बुलाई गई है। ये कैसा हिसाब? तुम ठाकुर साहब से हिसाब मांगते हो? ठाकुर साहब ने तुम्हें इतना सारा कर्ज दिया है, तुम्हें इन्हें देवता के समान समझना चाहिए। तुम इनसे हिसाब मांग रहे हो। एहसान? जो हमारी जमीनें खा गया वो एहसान? ठाकुर के दादा परदादा भी ऐसे ही हमारा जमीन हड़प लिया करते थे। ये कोई एहसान है? थोड़े से कर्ज के बदले हमारी जमीन को हड़प लेते थे। तभी एक बुजुर्ग जो दूर के गांव से आए थे बोले, मैंने सुना है कि यहाँ ठाकुर किसानों का शोषण कर रहा है और कितने सारे गरीब किसानों का जमीन को हड़प लिया है और किसानों को अपने कर्ज के तले रखा हुआ है। तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम्हारा इस गांव से क्या लेना देना है? तुम हमारे बीच में मत बोलो। तुम हमारे गांव के नहीं हो। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है हमारे मामले में बोलने का। मैं इस इलाके का पुराना निवासी हूँ। मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा है। तुम्हारी हड़पने की नीति हम सब जानते हैं। तुम्हारे पिता भी इसी तरह थे। मैं बुराई के विपक्ष में रहता हूँ। बुजुर्ग की बातों ने माहौल को और गंभीर बना दिया। लोगों में एक अलग सा आत्मविश्वास पैदा हो गया। वकील ठाकुर रघुवीर सिंह के जुल्म की कहानी सुन रहा था। उसके चेहरे पर अब डर के निशान थे। हुजूर, वो बुजुर्ग बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। उनकी बात में वजन है। हुजूर, वो बुड्ढा हमारे सारे पोल को खोल रहा है। कोई बात नहीं, बूढ़ा का कोई ना कोई तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, वरना ऐसे ही गांव वालों को उकसाता रहेगा। उन्होंने आपकी पुरानी जमीनों के बारे में भी कुछ कहा है। उसका क्या करें ठाकुर जी? ये सब झूठ है। उसको ऐसे जाल में बिछाओ जिससे कुछ ना हो हमारा। वकील जानता था कि अब खेल उसके हाथ से निकल रहा था। वो कैसे भी करके ठाकुर को गुमराह कर रहा था। पंचायत में गर्मा गर्मी बढ़ गई थी। चंदन ने अपनी बात रखी। ठाकुर साहब, पिछले 20 सालों का हिसाब हमारे सामने रखिए, जो आप कई सालों से हमको दिखाया नहीं है। हमको आज हिसाब चाहिए तो चाहिए। आप चाहे जहां मर्जी से हिसाब लाइए। मेरे पास कोई हिसाब नहीं है। कई सालों तक तुमने मेरे से कोई हिसाब नहीं मांगा, फिर आज किस बात का हिसाब? मैं कोई हिसाब नहीं दूंगा। चाहे तुम जो कर लो, मैं हिसाब नहीं देने वाला। पर मैंने तो सुना है तुम्हारे पास एक पुरानी पोथी है जिसमें सब कुछ लिखा है। वो पोथी आज तक तुमने छुपाया है। मेरे पति बताया करते थे कि तुम्हारे पास हिसाब का एक पोथी है। ये सुनकर ठाकुर रघुवीर सिंह के होश उड़ गए। वो पोथी उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जो उसने आज तक किसी को दिखाया नहीं था। पोथी? कैसी पोथी? मैं कोई पोथी नहीं जानता। ये तुम किस जमाने की बात कर रहे हो? पोथी पत्रा की? हुजूर, वो आपकी गिरवी रखी हुई पोथी का जिक्र कर रही हैं, जो आपने छुपाया है। हाँ, जिसमें आपने गिरवी रखी है, जिसमें जमीनों के सौदे लिखे हुए हैं, वही वाली पोथी की बात कर रहे हैं। हमें वो पोथी दिखा दो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। ठाकुर रघुवीर सिंह के पसीने छूट गए। उसने सच में वो पोथी छुपा रखी थी, जिसमें उसके सारे काले कारनामे लिखे थे। अब ठाकुर रघुवीर सिंह बहुत डरने लगा था। चंदन, हरिया, गौरी और कुछ अन्य लोग ठाकुर को तहखाने में ले गए। वो पोथी वहीं छिपी हुई थी। पोथी कहाँ है ठाकुर साहब? जल्दी से बताओ, वरना हम पुलिस थाने जाएंगे। मुझे नहीं पता है कि वो पोथी कहाँ है। मैंने तुमको पहले ही बोला कि मेरे पास कोई पोथी नहीं है। हमें सब पता है कि आप हमें झूठ बोल रहे हैं। ये पोथी इसी कमरे में है। हम उसको अभी ढूंढ लेंगे। पोथी मिल गई। उसमें ठाकुर रघुवीर सिंह के उन सारे किसानों के नाम थे जिनकी जमीनें उसने हड़पी थीं। अब आप अपना जुल्म बंद करेंगे ठाकुर साहब?
अब हमारे पास तो सबूत भी हैं। अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब तो माफी मांग लो ठाकुर साहब अपने इस गलती का। हाँ, मैं माफी मांगता हूँ। मैंने जानबूझकर ये पोथी छुपाई थी। मुझे माफ कर दो। इस पोथी में देखकर मैंने जिन जिन किसानों का जमीन हड़प लिया था वो मैं वापस कर दूंगा और ज्यादा ब्याज भी नहीं लूंगा। उस रात ठाकुर रघुवीर सिंह का काला साम्राज्य ढह गया। उसकी हवेली की दीवारें अब डर की नहीं बल्कि न्याय की गवाह बन गई थीं। सुबह की पहली किरण के साथ हरिया और गौरी अपने खेतों में हल चला रहे थे। उनके चेहरे पर अब सुकून था। देखो, हरिया अपनी जमीन पर हल चलाते हुए कितना अच्छा लग रहा है। हाँ गौरी, ये चंदन की हिम्मत और गांव वालों की एकता का नतीजा है जो हमारी भूमि को हमारे पास लाया है। चंदन मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में भविष्य की उम्मीद थी। उसकी ये जीत उसे अंदर ही अंदर खुशी प्रदान कर रही थी। माँ, पिताजी, अब हमें इस जमीन को और बेहतर बनाना है और अच्छी फसल उगाना है। गांव में अब डर का नहीं बल्कि न्याय का राज था। ठाकुर रघुवीर सिंह की हवेली आज भी वहीं खड़ी थी, पर अब वो सिर्फ एक पुरानी इमारत थी जो लोगों को सिखाती थी कि जुल्म का अंत हमेशा होता है, भले ही थोड़ी देर से क्यों ना हो। चौपाल पर अब सिर्फ चिंता की बातें नहीं होती, लोग हंसी खुशी से मिलते हैं। चंदन बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। इस ठाकुर के जुल्म से गांव वालों को बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे जैसे लड़के ही देश को आगे बढ़ाएंगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। पंच साहब, ये तो सब गांव वालों का प्यार है। मेरे अकेले से कुछ नहीं हो पाता। आप लोगों का साथ ही मेरे को हौसला बढ़ाया और आत्मविश्वास दिया। देखा, मैंने कहा था ना, जुल्म का अंत हमेशा अनपेक्षित तरीकों से होता है। बस हमें एकता में रहना चाहिए। एकता में ही बल होता है। बच्चे अब बेफिक्र होकर खेल रहे थे। उनके चेहरों पर अब कोई डर नहीं था। ठाकुर रघुवीर सिंह की हवेली दूर से दिख रही थी, पर अब वो सिर्फ एक कहानी का हिस्सा थी। एक ऐसी कहानी जो सिखाती थी कि अंत में हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है।